मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसे लिखा है फिलिप कोटलर और उनके दोस्त यांग यंगहुई ने। दोस्तों, इस बुक में आप असरदार मार्केटिंग कैसे होती है उसके बारे में जानेंगे। आप जरूर सबसे ज़्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट बनाना चाहते होंगे और इसके साथ ही कस्टमरों का विश्वास भी जीतना चाहते होंगे। ऐसे भी कई ब्रांड्स हैं जो काफ़ी लंबे समय से बने हुए हैं और इस बुक में आप जानेंगे कि उन्होंने ये सब कैसे किया। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि ये बुक किससे पढ़नी चाहिए। दोस्तों, ये बुक उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो कि बिजनेस की पढ़ाई कर रहे हैं, और अगर आप मार्केटिंग या फिर ब्रांडिंग या फिर एडवर्टाइजमेंट या फिर इनमें से किसी भी प्रोफेशन में है तो ये बुक आपको जरूर हेल्प करेगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इस बुक के ऑथर के बारे में। दोस्तों, फिलिप कोटलर मार्केटिंग पर लिखी हुई 60 बुक्स के ऑथर हैं दोस्तों। वो एक मार्केटिंग कंसल्टेंट और एक बहुत ही नामी ग्रामी प्रोफेसर भी हैं। केविन लेन केलर एक फेमस टेक्स्ट बुक स्ट्रेटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट के ऑथर हैं। वो एक प्रोफेसर और एक ब्रांडिंग कंसल्टेंट भी हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते और बात करते हैं इस बुक के इंट्रोडक्शन के बारे में। क्या आप मार्केटिंग का मोस्ट इफेक्टिव मेथड जानना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि एक बिजनेसमैन मार्केटिंग में बाकियों को कैसे डोमिनेट करके कस्टमर्स को जीतता है और उनकी लॉयल्टी को अपनी तरफ आकर्षित करता है दोस्तों? क्या आप जानना चाहते हैं कि नाइकी, वॉलमार्ट, कैटरपिलर और जियो जैसे सक्सेसफुल ब्रांड्स कैसे अपनी हाई लेवल मार्केटिंग करते हैं? इस बुक समरी में आप मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और मार्केटिंग रिसर्च के बारे में बताया जाएगा। इस बुक में आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि कैसे मार्केटर्स इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके और उसको एनालाइज करके बेस्ट प्रोडक्ट और सर्विस दे सकते हैं। आपको हम कस्टमर बिहेवियर के बारे में भी बताएंगे और उसे इन्फ्लुएंस करने वाले बिहेवियर और उसके फैक्टर्स के बारे में भी हम आपको इस बुक समरी में बताएंगे। मार्केटिंग सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, ये आपको सिखाती है कि कैसे आप प्लानिंग और परफेक्ट एजुकेशन से बेस्ट प्रोडक्ट या फिर सर्विस मार्केट में उतार सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन के बारे में नहीं है दोस्तों। और एंड में हम बात करेंगे कस्टमर्स को बेस्ट वैल्यूज देने के बारे में। सबसे पहले हम मार्केटिंग को डिफाइन करते हैं। मार्केटिंग क्या है? हम इस कॉन्सेप्ट को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं और वो है मार्केटिंग नीड्स प्रॉफिटेबिलिटी, जिसका मतलब है लोगों के नीड्स का पता लगाना, फिर कस्टमर्स को नीड्स के हिसाब से प्रोडक्ट क्रिएट करके ह्यूज प्रॉफिट कमाना। मार्केटिंग का गोल होता है कि कस्टमर्स को इतनी अच्छी तरह से समझ लिया जाए कि उनके लिए एक परफेक्ट प्रोडक्ट बना सके हम। जब कोई प्रोडक्ट पूरी तरह से कस्टमर्स की डिमांड को सेटिस्फाई कर लेता है तो इसे गुड मार्केटिंग बोलते हैं। अगर मार्केटिंग की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन प्रॉपर तरीके से हो तो प्रोडक्ट अपने आप ही बिकेगा। फिर आपको गेमिंग सेल्स यानी कि किसी झूठी ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक बार जब प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होगा तो लोग खुद ही आकर खरीदेंगे। वो खुद उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए एक्साइटेड रहेंगे। लेकिन गुड मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च पर ख़त्म नहीं होती, इसे आगे भी कंटिन्यू करना पड़ता है दोस्तों। ज़्यादातर जितने भी सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं वो कस्टमर्स की डिमांड को पूरी करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। और इसके साथ ही कंपटीशन से बचने के लिए भी वर्ल्ड के बिगेस्ट ब्रांड्स में से एक नाइकी है। और नाइकी का कोर मार्केटिंग मैसेज है हाई क्वालिटी रबर शूज प्रोवाइड करवाना, जो स्पेशली एथलीट्स के लिए बनाए गए हैं। और ब्रांड्स इसी बेस पर चल रहा है। नाइकी ने पिरामिड ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में सोचा। आइडिया ये था कि एथलीट्स का एक स्मॉल ग्रुप अपने शूज और स्पोर्ट्स वेयर से बाकी के एथलीट्स को भी इन्फ्लुएंस करेगा। आज नाइकी ने खुद को हाई परफॉर्मिंग एथलीट्स के लिए एक मार्केटिंग ब्रांड के रूप में एस्टेब्लिश कर लिया है। 1985 में नाइकी ने माइकल जॉर्डन को ब्रांड एम्बेसडर साइन किया। वैसे तो स्पोर्ट्स की फील्ड में माइकल जॉर्डन की शुरुआत थी, लेकिन इतने कम समय में ही उसने कमाल की परफॉर्मेंस दी थी। और ये स्ट्रेटेजी काम आई क्योंकि एक ही साल में एयर जॉर्डन ने $100 मिलियन का कलेक्शन किया। 1998 में नाइकी ने अपना फर्स्ट जस्ट डू इट एड कैंपेन रिलीज किया। इसमें एथलीट्स को अपने गोल्स चेंज करने के लिए क्लियर मैसेज दिया गया था। इन एड्स के थ्रू नाइकी ने स्पोर्ट्स में अपनी एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की इमेज एस्टेब्लिश कर ली थी। जस्ट डू इट आज भी नाइकी का स्लोगन है। नाइकी ने जब यूरोपियन मार्केट में एक्सपेंड किया तो कंपनी ने अपनी अप्रोच चेंज कर दी। उन्हें लगा कि जस्ट डू इट कैंपेन यूरोप के लिए थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगा, इसीलिए नाइकी ने फुटबॉल को कैपिटलाइज किया, जो यूरोप का मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट था। नाइकी ने यूरोप की कई सारी लोकल और नेशनल फुटबॉल टीम्स को स्पॉन्सर किया। और ऊपर से 2007 में नाइकी ने अपना उम्ब्रो को एक्वायर कर लिया, जो फुटबॉल शूज, यूनिफॉर्म्स और उसके साथ ही फुटबॉल के इक्विपमेंट का एक ब्रिटिश ब्रांड था। आज नाइकी पूरे वर्ल्ड में 100 फुटबॉल टीम के लिए यूनिफॉर्म सप्लाई करती है। 2000 में एशिया में समर ओलंपिक में नाइकी ने अपनी एक पहचान बनाई जो बहुत ही अलग थी। हालांकि इस इवेंट का ऑफिशियल स्पॉन्सर एडिडास था, लेकिन नाइकी ने ओलंपिक एथलीट्स को अपने शूज पहनाकर एड्स निकाले। इसी तरह से कंपनी ने एथलीट्स को स्पॉन्सर किया, जिसमें ज़्यादातर चाइनीज थे और 12 में से 11 अमेरिकन बास्केटबॉल टीम के मेंबर्स थे। इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी का रिजल्ट ये निकला कि एशिया में नाइकी की सेल्स 15% तक इंक्रीज हो गई और $3.3 बिलियन तक पहुंच गई। बहुत से एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि नाइकी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी इस इवेंट के दौरान एडिडास से ज़्यादा इफेक्टिव थी, जो कि ओलंपिक का ऑफिशियल स्पॉन्सर था। नाइकी ने टाइगर वुड्स और मारिया शारापोवा जैसे फेमस एथलीट्स के साथ भी
पार्टनरशिप की थी। और हालांकि 2008 में जब रोजर फेडरर और राफेल नाडेल के बीच विंबलडन मैच हुआ, तब दोनों चैंपियंस को नाइकी ने ही स्पॉन्सर किया था। उनके शूज से लेकर के ड्रेस सब नाइकी के ही थे। तब ऐसा लग रहा था कि ये मैच नहीं है, बल्कि नाइकी का 5 घंटे का कमर्शियल चल रहा हो। डिजाइनर फॉर एथलीट्स बाय एथलीट्स, ये नाइकी का मंत्र है। एक तरह से कंपनी का हाई परफॉर्मिंग एथलीट्स के रूप में अपना टारगेट मिल गया था। नाइकी ने ऐसे शूज और इक्विपमेंट निकाले जो कि एथलीट्स को चाहिए थे, और इसी वजह से आज नाइकी स्पोर्ट्स की दुनिया का लीडिंग ब्रांड बन चुका है। जस्ट डू इट नाइकी का ट्रेडमार्क है जो वर्ल्ड के सारे एथलीट्स को इंस्पायर कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डेवलप करने के बारे में, कि कैसे हम अपने बिजनेस की मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाएं कि वो ब्रांड लोगों के दिल और दिमाग पर छा जाए। किसी भी ब्रांड की मार्केटिंग एक्टिविटी के पीछे उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, जिसके लिए डिसिप्लिन और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, मार्केटिंग स्ट्रेटजी में डिसिप्लिन का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तरह से आपका कमिटमेंट है, लेकिन ये रिजिड भी नहीं होना चाहिए। कंपनी को टाइम के हिसाब से फ्लेक्सिबल होना चाहिए और मार्केटिंग की चेंजिंग डिमांड को कंसीडर करना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो हमें अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, लेकिन कोर वैल्यूज़ को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। पहले के टाइम में बिजनेस में ट्रेडिशनल मार्केटिंग का बोलबाला था। प्रोडक्ट क्रिएट करने के बाद उसकी मार्केटिंग तभी होती थी जब उसे सेल का करने का टाइम आता था। लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में ये सिंपल आइडिया अब काम नहीं आएगा, क्योंकि आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और इसके अलावा आज का कस्टमर बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट भी हो गया। आज मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज आ गई हैं जो बेस्ट वैल्यू और बेस्ट प्राइस के लिए एक दूसरे के साथ कम्पीट करती हैं, और इंटरनेट की वजह से आज का कस्टमर और भी ज़्यादा इन्फॉर्म हो गया है। आज किसी भी बिजनेस के लिए अपनी मार्केटिंग को एकदम स्ट्रिक्ट रखना और लॉयल कस्टमर्स को बनाना किसी बिग चैलेंज से कम नहीं है दोस्तों। तो ऐसी सिचुएशन में इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी को कैसे डेवलप किया जाए, और किसी भी बिजनेस का यही गोल होता है, डिलीवर कस्टमर्स वैल्यूज एट अ प्रॉफिट। यानी कि आपको अपने कस्टमर्स को वैल्यू भी देनी है, और आपको अपनी फर्म के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट भी अर्न करना है। जितना ज़्यादा वैल्यू आप अपने कस्टमर्स को देंगे, उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। मार्केटिंग स्ट्रेटजी वैल्यू ड्रिवन होनी चाहिए दोस्तों। इफेक्टिव मार्केटिंग का फर्स्ट वेज है STB, यानी कि सेगमेंटेशन और टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। और ये